प्रणाम दोस्तों। इस सत्र 2024-25 में राज्य समान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं का सामाजिक का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। एक मनाया जाता है 15 मार्च को, 15 मार्च। और 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वैश्वीकरण। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। कॉर्न लॉ किस देश में लागू किया गया? सामान्य सा प्रश्न है। कॉर्न लॉ, कॉर्न का मतलब होता है मक्का, और इससे संबंधित कानून बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? ब्रिटेन में बनाया गया था। जे एन टाटा, जे एन टाटा ने भारत में प्रथम लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तो इन्होंने जो लौह संयंत्र स्थापित किया था, लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था, वो किया था जमशेदपुर में, और ये आता है झारखंड में। कहाँ पर आता है? झारखंड में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित की गई? मुद्रण की तकनीक सर्वप्रथम कहाँ पर आई थी? चीन में। विश्व में कागज सबसे पहले उपयोग में लिया गया चीन में, है ना। तो मुद्रण भी कहाँ पर है? चीन में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार पहाड़ी इलाकों में की जाती है, और ये की जाती है कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के साथ साथ है हिमाचल प्रदेश में भी ये की जाती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी के कुछ राज्यों में भी ये कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है अपने पास कि काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? काली मृदा में मुख्य रूप से जो उत्पादन होता है वो क्या उत्पादन होता है? कपास। काली मृदा मुख्य रूप से भारत में महाराष्ट्र महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। यदि पूछा जाए कि वन्य संरक्षण अधिनियम, तो वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन सी है? तो दालें हैं। दालें एक फलीदार फसल हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, तो प्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, कौन थे? डलहौजी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी। और ये जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो बम्बई बम्बई से थाना बिछाई गई थी। ठीक है, बम्बई से थाना बिछाई गई थी, और ये 42 किलोमीटर तक बिछाई गई थी, है ना। तो ये भारत की प्रथम रेलवे लाइन थी। बम्बई से थाना डलहौजी के समय 1853 में बिछाई गई थी। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ठीक है, तो करेंसी नोट जारी करने का काम किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे कुछ हमारे। उसके बाद है कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न। चंपारण में चंपारण में उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ, तो क्या उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ था? तो नील। क्या उगाने वाले? नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह हुआ था। प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में हुआ था? तो ये हुआ था यूरोप में। कहाँ पर हुआ था? मुख्य रूप से यूरोप में। मार्टिन लूथर का एक धर्म सुधारक था, कहाँ का था ये? तो जर्मनी। कहाँ का था? जर्मनी का था। पृथ्वी के लगभग भाग पर जल पाया जाता है। कितने भाग पर जल पाया जाता है? 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। तटीय क्षेत्र को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र।
अगला प्रश्न है 70वां। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति किस में रहती है? जनता में। किस में रहती है? जनता में निवास करती हैं। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था है भारत में? संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात की जाती है? तो कितने वर्ष पश्चात? प्रति 10 वर्ष के पश्चात भारत में जनगणना की जाती है। वर्तमान में जो जनगणना हो रही है वो थोड़ी लेट है, 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन 24 तक या 25 तक होने की संभावना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बता दें तो लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसको अपन फिक्स देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को 1909 में लिखा था। कब लिखा था? 1909 में। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन के से? तो एक तो है सुरक्षित वन, एक तो होते हैं सुरक्षित, आरक्षित और तीसरे हैं अवर्गीकृत। तीसरे जो प्रकार के वन है वो अवर्गीकृत वन है। इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? फिनिशिंग सेंटर किसे कहा जाता है? लंदन को। किसको कहा जाता है? लंदन को, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? तो ये लगी थी बम्बई में। कहाँ पर लगी थी? बम्बई में। पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो पंजाब केसरी का प्रकाशन किया था किसने? तो लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। अब जिला मार्ग क्या है? तो जिला मार्ग यह सड़कें, ऐसी सड़कें होती है जो जिले के भीतर प्रमुख स्थानों और बाजारों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो ये जो सड़कें हैं वो बाजारों व प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और इनका उपयोग जो होता है वो ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय परिवहन उपलब्ध कराना होता है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्रों को परिवहन के लिए यह सड़कें उपयोगी होती हैं। अगला है सत्याग्रह से क्या अभिप्राय है? तो सत्याग्रह एक तरह का हथियार है। किसका? गांधी जी का। और ये एक तरह का ऐसा हथियार था जो अहिंसक प्रतिरोध के लिए होता था। किसके लिए होता था? अहिंसक प्रतिरोध के लिए। और इसमें दो साधन थे इनके। पहला है सत्य और दूसरा है अहिंसा। सत्य और अहिंसा के माध्यम से अहिंसक प्रतिरोध करना सत्याग्रह कहलाता है। जोबर कौन थे? तो जोबर वो लोग होते थे जो ब्रिटिश काल में भारतीय लोगों को जो ब्रिटिश काल में भारतीय लोग जो कारखानों में मजदूरी करना चाहते थे, उनको उन मजदूरों को कारखाने में लगाने के लिए प्रबंधकों के मध्य एक तरह से मध्यस्थता करने वाले लोग थे। और और ये जो प्रबंधक होते थे और इन मजदूरों के मध्य मध्यस्थता करके उनको जॉब पर लगाने का काम करते थे, जो जॉबर कहलाते थे। कैलीग्राफी क्या है? तो ये कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लेखन। सुंदर लेखन है ना। अच्छा लिखने की जो कला होती है, जो कलात्मक ढंग होता है,
उसे कहा जाता है कैलीग्राफी कहा जाता है। इसे हस्तलेखन की सजावटी शैली भी कहा जाता है ना, हस्तलेखन की सजावटी शैली भी कहते हैं इसको। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये आया था उन सॉरी लिटन के समय। किसके समय आया था? लिटन के समय। और लिटन के समय ये 1878 में आया था। इसके अंतर्गत भारतीय भारतीय जो प्रेस थी, भारतीय प्रेस पर क्या की गई? रोक लगाई गई। मतलब भारतीय वो अंग्रेज़ों के बारे में गलत समाचार नहीं छाप सकते थे, है ना। इसलिए इनके एक तरह को भारतीय समाचार पत्रों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब ये होता है कि यह एक तरह का जैविक समुदाय और उसके भौतिक वातावरण के बीच आपसी संबंधों को बताता है ना। तो एक तो जैविक वातावरण, ठीक है, जैविक वातावरण जीवों के और वातावरण के मध्य आपसी संबंधों को जो बताता है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। लौह खनिज और अलोह खनिज किसे कहते हैं? वह खनिज जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है लौह खनिज कहलाता है, और जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है वो अलोह खनिज कहलाता है। ठीक है, जैसे लौह खनिज की बात करें अपन तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लौह खनिज कहलाते हैं, जो लोहे के अयस्क हैं एक तरह के। अलोह खनिज में बॉक्साइड आता है, मैग्नीज आता है, चूना पत्थर आता है ना। तो ये अलोह खनिज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो भारतीय मृदा को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। इसमें काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा, पहाड़ी मृदा, मरुस्थली मृदा, है ना, ये पाई जाती है। तो ये 6 प्रकार की कुछ मृदाएं हैं जो भारतीय मृदा के 6 भाग है कुल। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता क्या कहलाती है? देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो आता है धर्म निरपेक्षता और एक आता है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को राज्य वो समर्थन प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि धीरे धीरे धर्म को क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो ये भारत ने जो अपनाया है वो पंथ निरपेक्षता को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता को अपनाया नहीं है। अगला है वाहन चलाते समय हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तो वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अपने वाहन की गति को कम करना चाहिए, है ना। शराब पीकर वाहन नहीं चलाने चाहिए। अपने सीट बेल्ट बांधना चाहिए, हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के संकेतों का उपयोग करना चाहिए, ट्रैफिक लाइटों के अनुसार अपन को चलना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो वाहन चलाते समय अपन को ध्यान रखनी है। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखिए। स्वच्छ भारत अभियान, सबसे पहली बात तो स्वच्छ भारत अभियान है वो कब चलाया गया था? तो 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चलाया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि भारत में स्वच्छता को लेकर एक बड़ा अभियान है ये, और इसमें देश को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। और जिसके अंतर्गत बहुत सारे शौचालय बनाए गए, सरकार के द्वारा शौचालय के लिए अनुदान दिए गए, है ना। और कचरा प्रबंधन और सफाई के प्रति जागरूकता फैलाने का भी कार्य किया गया, बहुत सारे कार्य किए गए, है ना, जो महत्वपूर्ण अभियान के रूप में जाना जाता है। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या अंतर है? देखो, खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी का मतलब होता है कि कार्य करना चाहता है लेकिन वो कार्य उपलब्ध नहीं हो पाता है। लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है, तो वो खुली बेरोजगारी कहलाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, व्यक्ति काम में तो लगा हुआ है लेकिन उत्पादन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। एक से अधिक लोग काम पे लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन पर उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लैंगिक विभाजन मतलब महिला और पुरुष में जो असमानताएं होती हैं
वो लैंगिक विभाजन कहलाता है। कर्तन दहन कृषि क्या है? कर्तन दहन कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि एक तरह की, है ना। ये जो कृषि होती है कर्तन दहन कृषि, कर्तन कृषि स्थानांतरित कृषि एक तरह की, और इस कृषि के अंतर्गत आती है झूमिंग कृषि, इसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं, इसे चिमाता कृषि भी कहते हैं, दजिया कृषि भी कहते हैं, है ना। बहुत सारे नाम हैं इसके, जिसमें जंगलों को जलाकर वहाँ पर कृषि की जाती है, 2-4 वर्ष कृषि की जाती है, फिर उस भूमि को छोड़कर अन्य स्थान पर फिर जंगलों को जलाकर कृषि की जाती है, तो वो कर्तन दहन कृषि कहलाती है। सड़क परिवहन की उपयोगिता बताइए। सड़क परिवहन किसे कहते हैं? तो सड़क परिवहन सबसे महत्वपूर्ण परिवहन है। पहली बात तो कि देश के आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण के लिए यह अहम है, क्योंकि इसमें लागत कम होती है, कम लागत पर सड़क परिवहन उपलब्ध हो जाता है। ऐसे दुर्गम स्थान जहाँ पर जाना संभव नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थानों पहाड़ी इलाकों में भी सड़क परिवहन संभव हो जाता है, इसलिए सड़क परिवहन ज़्यादा उपयोगी है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न थे। उसके बाद अपना एक निबंधात्मक प्रश्न है, 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं, इसमें से एक अथवा मिला के कुल हो जाते हैं 3 निबंधात्मक प्रश्न। तीनों निबंधात्मक प्रश्न अपन देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले अपन नक्शा देख लेते हैं, नक्शा देख लेते हैं। नक्शे में सबसे पहला स्थान है अपना, कौन सा है? अमृतसर। सबसे पहला स्थान कौन सा है? अमृतसर। और ये जो अमृतसर है वो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में स्थित है। दूसरा है बोकारो, बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। तीसरा है कांडला, कांडला बंदरगाह यहाँ पर गुजरात में स्थित है। अगला है मारमा गोवा, मारमा गोवा है वो कहाँ पर स्थित है? गोवा में बंदरगाह है। ठीक है। सांगानेर हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है ये। तो ये नक्शे से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। निबंधात्मक प्रश्न के बारे में यदि देखें तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि जर्मनी के एकीकरण में एकीकरण किस प्रकार हुआ, है ना, किस प्रकार हुआ। तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जर्मनी का एकीकरण कई चरणों में हुआ था। पहली बात तो 1860 के दशक में ओटोमन बिस्मार्क ने डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े, और इन युद्धों में फ्रांस की हार हुई और जर्मनी राज्य को संरक्षित किया गया। सेडन के युद्ध के बाद दक्षिण जर्मनी के 4 राज्यों को जर्मन संघ में मिला लिया गया, और इन राज्यों के नाम थे बेवेरिया, बादेन, बुटनबर्ग और हेंस। जर्मन संघ नाम बदलकर जर्मन साम्राज्य रख दिया गया। जर्मन संघ का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? जर्मन साम्राज्य। 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम राज्याभिषेक के समय विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया गया और जर्मनी का सम्राट इसे घोषित कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? बिस्मार्क का, है ना। बिस्मार्क महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रशा का चांसलर था ये। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है इसका। इनके प्रयासों से ही सेना और प्रशासन के तंत्र का सहारा लेकर जर्मनी एकीकरण की बुनियाद रखी गई थी। इनकी कूटनीति और सूझबूझ और रक्त और लौह की नीति, इनकी जो नीति थी वो कौन सी थी? रक्त और लौह नीति के जरिए जर्मनी का एकीकरण पूरा किया गया। जर्मनी के एकीकरण के कुछ प्रमुख कारण ये हैं कि नेपोलियन युद्धों के बाद की अवधि प्रशा की आर्थिक सफलता थी, है ना। मतलब प्रशा का जो उत्कर्ष हुआ वो नेपोलियन के युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा 42वां प्रश्न है अपने पास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करें। तो इसके कुछ उद्देश्य हैं जो अपन यहाँ पर देखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के कुछ उद्देश्य: ग्रामीण इलाकों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण परिवारों वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिन का रोजगार देना, टिकाऊ संपत्तियां बनाना जैसे सड़कें, नहरें, तालाब, कुएं, आवेदक के घर से 5 किलोमीटर के अंदर रोजगार मुहैया कराना, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना,
ग्रामीण आबादी में आर्थिक स्थिरता लाना, महिलाओं को रोजगार देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना। मनरेगा भारत का पहला ऐसा अधिनियम है जिसके तहत रोजगार की गारंटी दी जाती है। सरकार इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रम कहती हैं। मतलब महत्वपूर्ण है, ये रोजगार से संबंधित, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाता है। अगला अंतिम प्रश्न है अपना 43वां कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है, किन्हीं 4 रूपों की विवेचना कीजिए। तो राजनीति में सांप्रदायिकता कौन से रूप धारण करती है ना। तो सांप्रदायिकता राजनीति में कई रूप धारण कर सकती है। धार्मिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता पैदा करती है। सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा की मान्यताओं में होती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों की रूढ़िवादिता और अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ मानना शामिल है। धार्मिक आधार पर राजनीति लामबंदी, इसमें राजनीतिक क्षेत्र एक धर्म के अनुयायियों को एक लाने के लिए पवित्र प्रतीकों, धार्मिक नेताओं, भावनात्मक और अपीलों, स्पष्ट भय का इस्तेमाल किया जाता है। धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया जाता है। सांप्रदायिकता में धर्म के आधार पर लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया जाता है। सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिकता कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार के रूप में अपना सबसे भयानक रूप ले लेती है। राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बंटना, है ना। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीतिक दल अलग अलग खेमों में बढ़ जाते हैं। सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है जो राष्ट्रीय विविधता की तुलना में धार्मिक समुदाय को प्राथमिकता देती है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो सांप्रदायिकता से संबंधित हैं। इस आधार पर अपना ये जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।